अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की हदूद में ईरानी हमले और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले जवाब के बाद पाक ईरान सरहद पर सूरत हाल इस वक्त बहुत कशीदा है। पाकिस्तान की तरफ से हाई अलर्ट कर दिया गया है। तीनों मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। लड़ाका तैयारे परवाज़ें कर रहे हैं, मिज़ाइल नस्ब कर दिए गए हैं और पाक ईरान सरहद को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम अब अरूज पकड़ना शुरू हो गई है और नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम में अपनी पहली एंट्री दे दी है और उस एंट्री के साथ ही एक सिग्नल भी दे दिया है कि आइंदा क़यादत मरियम नवाज़ के हाथ में होगी। तीसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये चैलेंज कबूल कर लिया है और नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि मुझे पता चला है कि शेर बाहर निकल आया है, मैं उसका मुकाबला करने के लिए लाहौर पहुंच रहा हूं। इन तमाम मामला पे आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो मुझे जो हमारे नाजरीन हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना है कि आज न्यूज़ टू यू ने एक और अपना अहम संग मील अबूर किया है और वो संग मील है 40,000 सब्सक्राइबर का। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि न्यूज़ टू यू ने कभी भी सनसनी खेज़ी या महज व्यूज़ के चक्कर में गलत ख़बरें देने या किसी की प्रमोशन के लिए या किसी को मिलाइन करने के लिए अपना काम नहीं किया। हम हमेशा मेरिट के ऊपर ख़बर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी ख़बरें जो हैं न्यूज़ टू यू की उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बरकरार रहती है और जो हमारे सब्सक्राइबर जो हमें रेगुलर देखते हैं उनका एतमाद इस इदारे को हासिल है, जिस पर मैं अपनी तरफ से और हमारी जितनी न्यूज़ टू यू की टीम है उसकी तरफ से, जितनी हमारे जो इसके ऑनर्स हैं उनकी तरफ से आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ तक न्यूज़ टू यू का साथ दिया। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश भी करूँगा कि जो दोस्त हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो जो है वो हमारी सब्सक्रिप्शन को मज़ीद बढ़ाने में हमारा साथ दें। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक दिलचस्प बात आप बता दूँ कि महज़ किसी को ये कह देना कि जी आप ये फ़लाँ चैनल है बड़ा अच्छा है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें या मेरे कहने पे सब्सक्राइब कर लें, उसका फ़ायदा नहीं होता जी। जो डेड सब्सक्राइबर होता है उसका फ़ायदा नहीं होता। सब्सक्राइबर उसी का फ़ायदा होता है जो कि आपको देखता हो। तो जो दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो न्यूज़ टू यू फैमिली का हिस्सा हैं, कि वो अपने हम ख्याल लोगों से जो कि दुरुस्त ख़बर और साख वाले इदारे की ख़बर देखना चाहते हैं तो वो उनसे उनके ज़रिए से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो न्यूज़ टू यू एक मिशन लेकर आगे बढ़ रहा है कि हमने दुरुस्त ख़बर देनी है और पाकिस्तान फ़र्स्ट हमारे लिए जो है वो एक हमारा, आप इसे कैसे कह लें कि हमारा नस्बुल ऐन है, उसके लिए हमारा साथ दें। अब आते हैं जनाब हम अपनी ख़बरों की तरफ। सबसे पहले तो आपके साथ एक ख़बर शेयर कर दें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, और 2018 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस इलेक्शन से पहले उन्होंने रावलपिंडी बार में जाकर के एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उस वक़्त के डीजीसी थे, लेफ्ट मेजर जनरल थे उस वक़्त फैज़ हमीद साहब, तो उन्होंने उनके पास आकर उनको इस चीज़ के लिए दबाव डाला कि किसी भी सूरत नवाज़ शरीफ और मरियम जो हैं वो जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। और जब उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल कर दिया गया इमरान खान की हुकूमत में। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए मुबैना तौर पर फ़ारिग करवा दिया गया। जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने उसके बाद अपना इस सारे मामले को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूँकि वही लोग बैठे हुए थे जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के हामी थे और मौजूदा चीफ जस्टिस से पहले तक जितने भी लोग थे, चाहे वो उमर बंदयाल साहब थे, चाहे वो जस्टिस गुलजार साहब थे, चाहे वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे, चाहे वो जस्टिस हाकिम निसार साहब थे, वो तमाम के तमाम लोग जो है वो उनके चूँकि वो हाथ में मिले हुए थे तो इस वजह से इनका केस नहीं लग रहा था। तो अब जनाब ख़बर ये है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो पिटीशन है जो उन्होंने अपनी बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ फ़ाइल की थी, वो अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इसकी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, ये 23 जनवरी को इसकी समाअत होगी और मंगल का दिन सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी। और इसको जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुनेगा। बाकी जो जजेज़ हैं उनमें
जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस सैयद अज़हर हसन रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान भी शामिल हैं। तो ये जो है अब केस शौकत सिद्दीकी साहब वाला भी लग रहा है, और हमें अब जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उससे ये तवक्को है कि इस केस का मेरिट के ऊपर फ़ैसला भी जल्द आ जाएगा। अब लग ही गया तो फ़ैसला भी आ जाएगा। अपनी अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। ख़बर है पाकिस्तान और ईरान का जो ताज़ा तरीन एक कशीदा सूरत हाल है, और ईरान ने की तरफ से जो किया गया उसकी तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था, पाकिस्तान में भी कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारा ईरान के साथ कोई ऐसा पड़ा ही नहीं था। अगरचे कि इमरान खान साहब ने एक बोंगी मारी थी जाके, जब वज़ीर आज़म थे वहाँ पे जाके उन्होंने एक जो मुद्दा पाकिस्तान के गले में डाल दिया था कि जी ये तो पाकिस्तान की दूध से दहशत गर्दी होती है, हालांकि कभी भी नहीं हुई, और इवन ईरान ने कभी इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। तो लेकिन खान साहब है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस वक्त आसिम मुनीर साहब ने उनको पर्ची लिख के भेजी थी कि जनाब मतलब लिखा उनको जो भी था, लेकिन उसमें मकसद है कि भाई जी चवला ना मारो। तो ये फिर अब वो ये आप ये कह सकते हैं कि ये वो जो इमरान खान साहब की हरकत ही मैं कहूँगा उसका ये नतीजा है। अच्छा, आज जेल के अंदर भी गुज़श्ता रोज़ जब इमरान खान साहब की समाअत थी तो उन्होंने भी इस ईरान के हमले का जो जवाब दिया पाकिस्तान का, उसको उन्होंने कोई बड़ा नापसंद फरमाया है और कहा है कि जिस तरह मैं चल रहा था उस तरह चलते तो ठीक था, भाईजान तुसी मरवाया सानू। तो ईरान का जहाँ तक तल्लुक़ है, ईरान मैं अगर एक हकीकत ज़मीनी हकीकत की बात की जाए ना, तो ईरान और पाकिस्तान का फ़ौजी एतबार से कतन कोई मुकाबला नहीं बनता, ना माशी एतबार से भी नहीं बनता। पाकिस्तान के जितने मर्जी माशी हालात ख़राब हो, पाकिस्तान और ईरान का कोई मैच ही नहीं है। मैं आपको एक कितनी सी बात कह सकता हूँ कि इवन अगर ईरान अपनी पूरी ताकत लगाए और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी टोटल सलाहियतों का शायद 2 या 3% भी लगाएं, तो तब भी ईरान जो नहीं है वो खड़ा होने की पोजीशन में नहीं है। और इसके बावजूद जिसे कहते हैं ना कि वो एक मुहावरा के विंगियां लत्तां दे पुलिस मुकाबले उठ ना सका तो मिल मिल मारा, इस किस्म की जो सारे मुहावरे हैं इस वक्त ईरान के ऊपर वो फिट आते हैं कि एक पाकिस्तान का ही बॉर्डर है भाई, जहाँ से आपको कुछ खाने को मिल जाता है, जहाँ से कुछ दवाइयाँ आपको चली जाती हैं, ये भी आपने चवल मार लिया। अब ये मारी उन्होंने किसको खुश करने के लिए है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ईरान के भारत की एजेंसी राह के साथ बड़े आपस में एक खसूसी तल्क़ात हैं, और वहाँ से ईरानी सरज़मीन जो पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर दूसरे इलाकों में दहशत गर्दी के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, वो ईरान की सरज़मीन होती है, और भारत वहाँ से ऑपरेट करता है, राह वहाँ से ऑपरेट करती है। उसकी बहुत बड़ी मिसाल कुलभूषण जो है, एक हाई रैंक्ड ऑफिसर जो है वो राह का, वो पाकिस्तान के पास इस वक्त भी पाकिस्तान की तहवील में मौजूद है, जो इस चीज़ का जीता जाता सबूत है कि जो कुछ हो रहा है ईरान की सरज़मीन से हो रहा है। तो जब पाकिस्तान ने जवाब दिया है तो उसके बाद एक अब ईरान ने मारी बुनियादी तौर पे चवल, कि अगर उनसे चवल वज ही गई थी ना, तो उसके बाद पाकिस्तान ने वेट किया, बड़ा मुनासिब एक मतलब आप ये समझ लें कि 18-20 घंटे इंतज़ार किया कि शायद उनको कोई अकल आ जाए और वो इस पर को माजत कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा ये पाकिस्तान ने तो हमें जवाब ही नहीं दिया, तो उन्होंने फिर वो जिसे कहते हैं जब वो बढ़के मारनी शुरू कर दी थी उनके वज़ीर ख़ारजा ने कि जी हम आइंदा बिस्तर करेंगे तो हम ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। फिर पाकिस्तान ने क्या जी अच्छा ठहर जाओ तो ऐसी तैसी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अब जो ख़ुद ईरान की अपनी एजेंसी है ना, इरना जो उनकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि सरवान शहर के करीब जो है पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने हमले किए हैं, और वहाँ पर जो लोग मारे गए हैं वो ईरानी नहीं हैं, वो पाकिस्तानी शहरी हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में जिनको लापता करार दे के मुद्दा पाकिस्तान की फ़ौज पर डाला जाता है। तो अब पता चला कि ये तो वही लोग हैं जो इधर से भाग के उधर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। और अफसोस मुझे उस वक्त हुआ कि जब इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए जो बलोच कैंप है उसकी जो खातून हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा कि वो जो लोग ईरान में मारे गए हैं वो उनके लवाकिन भी यहाँ धरने में बैठे हैं। तो भाई फिर धरने में क्यों बैठे, उधर तो वो अपनी मर्जी से गए हुए ना, फिर वो लापता तो ना हुए। तो मतलब आप तो फिर खुल के सामने आ गए कि आप तो किसी और ही एजेंडे के ऊपर है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन अभी उस हमले के बाद ईरान जो है वो कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है जिसे आप कह सकते हैं कि पागलपन है। तो उसके लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हाई अलर्ट है।
पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर को अब दूसरा दिन है, मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया, ज़मीनी रास्ते भी सारे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के जो लड़ाका तैयारे हैं, बिलखसूस F-16 और JF-17 थंडर्स, ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के इलाके पे सर्विलेंस कर रहे हैं, परवाज़ें भर रहे हैं। और पाकिस्तानी यकीनन जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में बेहतरीन मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, तमाम मिज़ाइल लॉन्च हैं। और ईरान ने अगर कोई भी ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की तो भाई जी फिर खैर उनकी कोई नहीं है, फिर वो शायद उनको 10 साल में इराक से लड़के भी इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना वो शायद कोई 10 घंटे में पाकिस्तान से करवा लेंगे। तो पाकिस्तान की जो है वो दफ्तर ख़ारजा, उन्होंने भी बड़ा एक जिसे कहते हैं कि कल भी बड़ा एक मुनासिब सा रिएक्शन दिया था। और जो पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे वहाँ पर मुदस्सर टीपू, वो पाकिस्तान वापस पहुँच गए हैं, जो चूँकि उनको हदायत की गई थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि आप वापस आ जाएँ। इस सूरत हाल के अंदर चीन और तुर्की ने पाकिस्तान और ईरान के अंदर जो सालिसी की पेशकश की है, और जो ऑपरेशन मर्ग बर शर्म 4 है, ये कोई बलोची और फ़ारसी अल्फाज का कोई मजमूआ है जिसका मतलब है दहशत गर्दों की मौत। तो वो ऑपरेशन जिन्होंने किया भाई जी, वो फिर अब चढ़ के बैठे हुए हैं। तो जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे निगरान काकर साहब, माज़रत के साथ तो मैं तो यही कहूँगा ज़्यादातर सैर सपाटे पे ही रहते हैं। 2 दिन का या 1 दिन का या चंद घंटों का उनका काम होता है, तो वो अपना दौरा 10-10 दिन पे करते हैं। उन्होंने भी क्या है, मुल्क के वज़ीर आज़म बनना नहीं है तो जो मौज करनी है कर लें। तो बहरहाल अब उनको वापस आना पड़ा है। तो वो अब गुज़श्ता रोज़ जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं। तो आज कुछ मीटिंग्स में कुछ मज़ीद फ़ैसले भी लिए जाएंगे। और जो पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है, उन्होंने जो है वो बताया है कि जी वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLA और BLF, उनकी पनाहगाहें तबाह की गई हैं। और उन्होंने वार्न किया है कि भारत जो ईरान है वो कोई भी वो अगर मिस एडवेंचर करेगा तो उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज का अज़म जो है वो गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने कहा कि हदफ जो है वो ईरान या ईरानी नहीं थे, हमने जो पाकिस्तानी दहशतगर्द थे और जो ईरानी कंट्रोल से बाहर इलाकों में बैठे हुए थे उनको सिस्तान और बलूचिस्तान में वहाँ पर उनको जो है वो निशाना बनाया। इनके बारे में पहले भी पाकिस्तान कई बार ईरान को आगाह कर चुका था कि जनाब है आपके इलाके में बंदे बैठे हुए, ये काम गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप इसको कंट्रोल करें। तो वो कंट्रोल चूँकि करना चाहते नहीं थे, सच्ची बात ये है। तो इस वजह से फिर अब तबीयत उनकी काफ़ी साफ़ हो गई है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा जी कि हम कशीदगी की सूरत हाल जो है उसको आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते। अच्छा, ये खबर होगी। फिर जनाब खबर, अब सियासी खबरों की तरफ आते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दादू में एक जलसा किया है और उसके अंदर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। पहला उन्होंने जलसा कर लिया है हफ्साबाद में, तो वो खबरें बिलावल साहब के पास चूँकि पहुँच चुकी थी, तो बिलावल साहब ने वहाँ पर कहा कि जी आज पहली बार इंतखाबी मैदान में मुझे शेर नज़र आ गया है। उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था और उन्होंने कहा कि जी मैं इस शेर का मुकाबला करने के लिए कल जो है वो लाहौर जा रहा हूँ और पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है। जियाले जानते हैं कि शेर का शिकार कैसे किया जाता है। और उन्होंने जो ये एक तीर हाथ में उठा रखा था लोहे का बना हुआ, और जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का 3 कलर का झंडा था। और उन्होंने कहा जी जियाले जो है वो किसी शख्स को चौथी बार वज़ीर आज़म कैसे मान ले, हम नहीं बनने देंगे उनको वज़ीर आज़म। तो वो बुड़के मार के अब उन्होंने लाहौर जाने का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि हमारा ये ख्याल था कि 3 बड़ी पार्टियों में मुकाबला होगा, और लेकिन जो है वो PTI जो है वो तो इलेक्शन से बाहर हो गई है और उनका इंतखाबी निशान में मौजूद नहीं है, तो मुकाबला तो सिर्फ हमारा और मुस्लिम लीग नून का ही है। तो हम जनाब इस मुकाबले के लिए तैयार हैं। अच्छा, वैसे बिलावल साहब लाहौर से इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, उनका हक है जहाँ से मर्जी इलेक्शन लड़ें, लेकिन फंस वो बहुत बुरे गए हैं। पैसा बेताशा उस पर खर्च कर रहे हैं कैंपेन पे अपनी। मैंने आपको अर्ज़ की थी कि 1 अरब से ज़ायद का बजट वो लेकर के आए थे लाहौर के लिए, सिर्फ अपने उस हल्के के लिए। लेकिन फंसे वो बुरी तरह से इसलिए कि जो उनके मुकाबले पे उम्मीदवार है वो शायद सियासी कद में तो यकीनन बिलावल भुट्टो एक पार्टी के सरबराह उनके बराबर नहीं है, लेकिन शायद जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हरीफ वो अता तारड़ के मुस्लिम लीग नून के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो उसके कारकुन हैं या उसकी लीडरशिप में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव बंदा है वो जो है वो अता तारड़ हैं, और वो उनका मुकाबला उनको करना पड़ रहा है। तो देखते हैं अब इस ये सबसे दिलचस्प हल्का होगा मेरी नज़र में कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से। अच्छा जी, अब आते हैं नवाज शरीफ की तरफ। बहुत शोर था जी नवाज शरीफ आ नहीं रहे, मैदान में आ नहीं रहे, तो हम अर्ज़ करते रहते कि भाई पहले काम वो अपना कर लें,
पहले उन्होंने अपने तमाम तर उम्मीदवार जो हैं वो फ़ाइनल किए और फ़ाइनल करने के बाद उन्होंने आज मरियम तो पहले एक जलसा कर चुकी हैं उकाड़ा में, लेकिन नवाज़ शरीफ ने आज अपना पहला जलसा किया, गुज़श्ता रोज़ अपना पहला जलसा किया और उस जलसे के अंदर उन्होंने हाफिज़ाबाद में ये जलसा उन्होंने किया। ये हाफिज़ाबाद में जो हलका है ये NA 67 यानी कि NA 67, वहाँ से जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं वो सायरा अफजल तारड़ हैं। ये भी बहुत एक्टिव खातून हैं और हाफिज़ाबाद का इलाका जो है वो एक कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली के हलकों पर मुश्तमिल है और उसको मुस्लिम लीग नून का घर समझा जाता है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून जो नहीं हमेशा बहुत अच्छी पोजीशन में रहती है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने जो अपना पहला जलसा किया है वो हाफिज़ाबाद में किया है और उस जलसे के अंदर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो नवाज़ शरीफ साहब ने उस जलसे के अंदर अपने किसी सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ कोई बात उन्होंने नहीं की और मेरा ख़्याल है नवाज़ शरीफ साहब जिस कद काट के लीडर हैं वो उनको शायद वो नहीं मुनासिब समझते किसी को नाम लेके चैलेंज करना। तो उन्होंने बहरहाल जो असल बात की उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं हाफिज़ाबाद बहुत अरसे के बाद आया हूँ और यहाँ से मुझे मेरा दिल्ली ताल्लुक़ है। सियासतदान इस तरह कहते हैं, जिस भी हल्के में जाते हैं इसी तरह ही कहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहरहाल उन्होंने अलबत्ता 2-3 चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जी अगर हमारी हुकूमत रहने दी जाती तो आज हाफिज़ाबाद से भी मोटरवे गुजर रही होती और उन्होंने कहा कि जी हम सड़कों का जाल बिछाएँगे, मोटरवेज़ भी बनाएँगे, हाफिज़ाबाद को भी मोटरवे से कनेक्ट करेंगे और कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की। पब्लिक जो थी वहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद में थी, जितना कि वो शहर है उस हवाले से बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और बड़ा अच्छा वहाँ पे ये उन्होंने जलसा किया और बार बार उसके बीच में आतिशबाजी भी होती थी और वो इरिटेट भी हो जाते थे, यार बस करो मुझे बात करने दो। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ पे बहुत मुख्तसर खिताब किया और मरियम ने भी मुख्तसर ही किया, लेकिन जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर पे उनका मुख्तसर खिताब करने की वजह ये थी कि नवाज़ शरीफ साहब का गला ठीक नहीं था और काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है और जब वो मीटिंग्स भी चल रही थी पार्टी की टिकटों वाली तो उनके अंदर भी उनका गला ख़राब था। तो नवाज़ शरीफ साहब ने गला पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहते थे कि ये ना हो कि आगे अब इलेक्शन की कैंपेन के दौरान जो नहीं है वो गले पे पहले ही प्रेशर पड़ जाए। तो इस वजह से उन्होंने डेलिबरेटली चंद एक मिनट का खिताब ही वहाँ पे किया। लेकिन इस खिताब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इस मुहिम में जो जलसा था इसमें इनके साथ वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब के साथ मरियम थी और मरियम औरंगज़ेब थी और उज़्मा वो जो हैं उनकी जो अज़मा बुखारी वो थी और जो वहाँ की MNA की उम्मीदवार हैं सायरा अफजल तारड़ वो थी। अच्छा, अब बाकी लोगों की स्पीचेस हो चुकी थी और अब जो तरतीब थी स्पीच की वो यही बननी थी कि जी अब थर्ड लास्ट जो स्पीच थी वो सायरा अफजल तारड़ की होना थी, फिर उसके बाद मरियम की होना थी, उसके बाद नवाज़ शरीफ की होनी थी। लेकिन जब सायरा अफजल तारड़ अपनी तकरीर कर रही थी तो उस दौरान उनको एक पर्ची मौसूल हुई जो कि ग़ालिबन नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से उन्हें भेजी गई थी कि वो वहीं पर नवाज़ शरीफ का अनाउंस कर दें कि वो पहले खिताब करेंगे। वो यकीनन हैरान तो हुई होंगी, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब माइक पर आ गए और नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के बाद नवाज़ शरीफ साहब ने मरियम की तकरीर करवाई। इसमें एक मैसेज है, वो कहते हैं ना जिनके समझने वालों के लिए निशानियाँ हैं। वो मैसेज ये है कि लीडरशिप अब फ्यूचर में मरियम की होगी। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब ने मरियम से पहले स्पीच करके और मरियम से अब की स्पीच लास्ट स्पीच यानी कि फ़ाइनल स्पीच मरियम की करा के ये सिग्नल दे दिया है कि जो लीडरशिप है अब वो मरियम की चलेगी। और ये हम आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि जो शरीफ फैमिली के अंदर भी ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि जो ये इलेक्शन है इसके बीच में जो मरियम ही लीड करेंगी, नवाज़ शरीफ साहब लीड करेंगे। अब जो शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज हैं वो इन दोनों बाप बेटी को अपनी अपनी जगह पे रह के चाहे वो कौमी असम्बलियों में हों या सूबाई असम्बली में वो सपोर्ट करेंगे। तो इलेक्शन के बाद भी मेन जो है वो ड्राइविंग सीट नवाज़ शरीफ और मरियम के पास ही रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।